हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस क्लास में हम आपके लिए लेकर के आए हैं 40 इम्पोर्टेंट जीके जीएस का प्रश्न जो कि आपके एग्जाम में आने की बहुत ही ज़्यादा संभावना होगा। ये हमारा सेट नंबर 16 है, इसके पहले 15 सेट हम आपको दे चुके हैं। अगर आप यूपी कांस्टेबल के अलावा किसी भी यूपी से रिलेटेड अगर आप किसी भी यूपी को होमगार्ड हो गया या यूपी पुलिस की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये क्लास आपके लिए भी बेनिफिट होगा। तो आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है कि क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन-सा स्थान है? तो क्षेत्रफल के मामले में जो है उत्तर प्रदेश का भारत में जो स्थान है वह चौथा स्थान है। आपका जो उत्तर यहाँ पे होगा डी नंबर सही हो जाएगा और यहाँ पे बोला गया है यूपी का जो क्षेत्रफल है वह 2,40,928 पर किलोमीटर जो देश का लगभग कितना है तो 7.33% है और इस आधार पे जो है वह भारत का चौथा स्थान पे आता है यूपी क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला प्रश्न आगे है डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? तो डबल फॉल्ट के बारे में आपसे पूछा गया तो इसका जो संबंध है वह टेनिस से संबंधित है। डबल फॉल्ट शब्द आपका उत्तर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा और यहाँ बोला गया कि यह टेनिस से जुड़ा शब्द है। यह खिलाड़ी जो है सर्विस करते समय लगातार 2 बार गलती करती है तो उसे डबल फॉल्ट कहते हैं और विपक्षी को अंक मिलता है। अगला प्रश्न आगे है 1866 में सहारनपुर से देवबंद आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए क्या पूछा आपसे कि 1866 में जो है सहारनपुर से जो है देवबंद आंदोलन की शुरुआत किसने किया था ये आपसे पूछा है यहाँ पे। तो आपका जो उत्तर होगा वह बी नंबर सही होगा, मोहम्मद कासिम ननेत्बे आपका उत्तर यहाँ पे बी सही हो जाएगा और बोला गया कि इसकी शुरुआत जो है 1866 में सहारनपुर के जो है देवबंद से जो है मोहम्मद कासिम ननोतवी के द्वारा जो है दारुल उलम की स्थापना के साथ में इसका शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न आगे पूछा गया अर्जुन पुरस्कार कब से देना शुरू हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार जो है कब से देना हुआ स्टार्ट? तो यह जो है 1961 ईस्वी से देना स्टार्ट हुआ अर्जुन पुरस्कार और यह जो है खेल के क्षेत्र में दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए खिलाड़ी को और यह पुरस्कार जो है 1961 ईस्वी से खिलाड़ियों को प्रदान किया जाना शुरू हुआ था। अगला प्रश्न आगे है भारत के राजकीय प्रतीक चिन्ह में प्रयोग किया गया अशोक स्तंभ जो है कहाँ स्थित है? तो भारत का जो राजकीय प्रतीक है उसमें जो अशोक स्तंभ चिन्हित हुआ या अशोक स्तंभ जो वह चिन्ह है वह कहाँ से लिया गया यानी कि वह कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा सारनाथ, आपका उत्तर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। और बोला गया कि भारत का जो है राजकीय प्रतीक सारनाथ यानी कि वाराणसी में स्थित यहाँ पे अशोक स्तंभ से लिया गया है जहाँ जो है भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। अगला प्रश्न आगे है कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दी जाती है? तो कलिंग पुरस्कार जो है यूनेस्को के द्वारा दिया जाता है। आपका जो उत्तर यहाँ पे होगा डी नंबर सही हो जाएगा और यहाँ बोला गया कि विज्ञान को आम जनमानस में लोकप्रिय बनाने के लिए जो है यह प्रतिष्ठित पुरस्कार यूनेस्को द्वारा प्रदान किया जाता है और आप याद रखेंगे कलिंग पुरस्कार की जो शुरुआत है 1952 में हुआ था और किस क्षेत्र में दिया जाता है तो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, आप इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न आगे है डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और हैंडीकैप्स यानी कि 1997 में कहाँ स्थित है? आपसे देखिए क्या पूछा है कि अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कहाँ पर स्थित है ये आपको बताना है। तो आपका उत्तर यहाँ पे ए नंबर सही होगा, कानपुर में ये स्थित है। और बोला गया विकलांग यानी कि हैंडीकैप लोगों के लिए जो है विशेष रूप से इंजीनियरिंग की शिक्षा देने वाला यह संस्थान 1997 में कानपुर में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न आगे पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है यानी कि पृथ्वी की जो है घूर्णन गति उच्चतम कहाँ पे होती है? तो ध्रुव पर होती है या दक्षिणी ध्रुव पर या भूमध्य रेखा या तो 45 डिग्री अक्षांश पे कहाँ पर होती है ये आपको बताना है। तो भूमध्य रेखा जो है आपका यहाँ पर सही उत्तर होगा कि भूमध्य रेखा पर जो है पृथ्वी की घूर्णन गति उच्चतम होती है। यहाँ बोला गया पृथ्वी की घूर्णन गति जो है भूमध्य रेखा पर सर्वाधिक होती है लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटा क्योंकि यहाँ पृथ्वी की परिधि सबसे अधिक चौड़ी होती है। अगला प्रश्न आगे है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में नदियाँ विलुप्त हो जाती है यानी कि जहाँ मोटे पत्थर मिलते हैं है ना, पूछा गया आपसे कि कहाँ पे नदियाँ विलुप्त हो जाती है।
तो आपका उत्तर जो होगा वह यहाँ पे तो भाबर आपका उत्तर सही हो जाएगा कि भाबर में जो है उत्तर प्रदेश की नदियाँ विलुप्त हो जाती है। और यहाँ बोला गया है कि शिवालिक के दक्षिण में स्थित भाबर क्षेत्र में बड़े-बड़े कंकर पत्थर मिलते हैं, जिसके कारण यहाँ हिमालय से आने वाली नदियाँ जो है भूमिगत या तो विलुप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है कि केंद्र शासित प्रदेशों का शासन कौन चलाता है? तो केंद्र शासित प्रदेश का जो शासन है वह कौन चलाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रपति जो है केंद्र शासित प्रदेशों का शासन को चलाता है। अगर हम इसके बारे में बात कर लें तो इन क्षेत्रों का जो है सीधा प्रशासन केंद्र सरकार के अधीन होता है और इसका संचालन जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल या तो प्रशासक करते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के न्यायिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश का जो न्यायिक राजधानी है वह किसे कहते हैं? तो प्रयागराज को जो है उत्तर प्रदेश की न्यायिक राजधानी कहते हैं। अगर हम इसके बारे में बात कर लें तो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में यूपी की न्यायिक राजधानी प्रयागराज को जो है यूपी की न्यायिक राजधानी कहा जाता है, क्योंकि 1869 में जो है आगरा से हाई कोर्ट को यहीं पर स्थानांतरित किया गया था। अगला प्रश्न है आगे है एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशिया विकास बैंक का जो मुख्यालय है वह मनीला में स्थित है। आपका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। और एशियाई देशों के जो है आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए स्थापित इस अंतर्राष्ट्रीय बैंक का मुख्यालय मनीला यानी कि फिलीपींस में स्थित है। अगला प्रश्न आगे है नेहरू परिवार का निवास स्थान जो है आनंद भवन कहाँ स्थित है? तो नेहरू परिवार का जो है निवास स्थान यानी कि आनंद भवन उसके बारे में पूछा आपसे कि कहाँ पर स्थित है। तो यह जो है प्रयागराज में स्थित है। आपका जो उत्तर होगा यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। और बोला गया कि यह जो है प्रयागराज में स्थित है। यह मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू के परिवार का ऐतिहासिक निवास स्थान है, जिसे स्वराज भवन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा? देखिए आपसे क्या पूछा है कि अशोक के अभिलेख को जो है सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, लेकिन कब पढ़ा था ये आपको बताना है। तो आपका जो यहाँ पे उत्तर होगा वह 1837 ईस्वी में बिल्कुल सही उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर। अगर हम इसके बारे में बात कर लें तो जेम्स प्रिंसेप ने जो है ब्राह्मी लिपि को 1837 ईस्वी में पहली बार सफलतापूर्वक पढ़ा, जिससे अशोक सम्राट के शिलालेखों का अर्थ और इतिहास स्पष्ट हुआ था। अगला प्रश्न की बात करेंगे तो आगे है उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान यानी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या तो दुधवा टाइगर और बारहसिंगा के लिए जो प्रसिद्ध है उसके लिए पूछा गया आपसे कि उत्तर प्रदेश का जो है एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा किस जिले में है? तो यह जो है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान वह कहाँ पे है? तो लखीमपुर खीरी जिले में है। आपका जो उत्तर यहाँ पे होगा सी नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ बोला गया है कि यह यूपी के क्षेत्रफल में सबसे बड़े जिले लखीमपुर खीरी, आपको ये भी याद रखना है कि यूपी के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है। और ये लखीमपुर खीरी में जो है यह बाघ और बारहसिंगा के लिए संरक्षित क्षेत्रीय है। अगला प्रश्न आगे है प्रथम योग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी? तो प्रथम योग विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह मुंगेर में हुई थी। आपका जो उत्तर यहाँ पे होगा बी नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ बोला गया है कि विश्व के पहले योग विश्वविद्यालय बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना जो है 1964 में स्वामी सत्यानंद सरस्वती के द्वारा जो है मुंगेर बिहार में किया गया था। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल है जिनमें 10वां हैदरपुर है? तो 10वां जो रामसर स्थल है वह हैदरपुर है। और उत्तर प्रदेश में टोटल रामसर स्थल कितना है? तो आपका उत्तर 10 ही हो जाएगा। आपका उत्तर यहाँ पे सी नंबर सही है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जो है कुल 10 रामसर स्थल यानी कि आर्द्र भूमि है। और पहला क्या है? ऊपरी गंगा नहर था पहला। और 10वां है हैदरपुर। अगला प्रश्न आगे है डेंगू ज्वार किसके द्वारा होता है? तो डेंगू ज्वार यानी डेंगू बुखार के बारे में आपसे पूछा गया है कि यह किसके द्वारा होता है? तो यह जो है विषाणु के द्वारा यानी वायरस के द्वारा होता है। आपका उत्तर यहाँ पे डी नंबर सही होगा। और बोला गया जो है कि यह मादा एंडीज मच्छर के काटने से जो है यह फैलने वाला बीमारी है, जो कि वायरस के कारण होता है। और शरीर में जो होता है प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से नीचे गिरती जाती है। अगला प्रश्न आगे है जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? तो जैन धर्म के जो 23वें तीर्थकर हैं पार्श्वनाथ, उसका जो है जन्म कहाँ पर हुआ था ये आपसे पूछा है। तो इसका जो जन्म है
यहाँ पे वाराणसी में हुआ था। आपका उत्तर यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा। और बोला गया है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जो है जन्म वाराणसी में यानी कि बनारस में हुआ था। और इसके पिता जो है अश्वसेन काशी के राजा थे। अगला प्रश्न आगे है, मैटूर बांध किस नदी पर बना है? तो मैटूर बांध के बारे में आपसे पूछा है कि किस नदी पे बना है, तो यह जो है कावेरी नदी पर बना है। आपका उत्तर यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। और बोला गया है कि यह तमिलनाडु राज्य में, आपको याद रखना है कि मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु राज्य में। तो यह जो है तमिलनाडु राज्य में कावेरी नदी पर स्थित और भारत के सबसे बड़े और पुराने बांधों में से एक माना जाता है मैटूर बांध को, जो कि कावेरी नदी पर है। अगला प्रश्न आगे है, सुरखा अमरूद जो लाल रंग का होता है, यहाँ पे बोला गया सुरखा अमरूद जो लाल रंग का होता है के लिए निम्नलिखित में कौन सा जिला प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वह प्रयागराज सही हो जाएगा। प्रयागराज जो है सुरखा अमरूद के लिए प्रसिद्ध है। और यह लाल रंग का एक खास अमरूद है जिसके उत्पादन के लिए जो है प्रयागराज जिला प्रसिद्ध है। और इसे जो है जीआई टैग भी प्राप्त है। अगला प्रश्न आगे है, बौद्ध धर्म मानने वालों की संख्या किस राज्य में सर्वाधिक है? तो बौद्ध धर्म को मानने वाला जो राज्य है कहाँ पे सबसे ज्यादा संख्या में बौद्ध धर्म को माना जाता है? तो आपका उत्तर यहाँ पे महाराष्ट्र सही हो जाएगा। आपका उत्तर बी नंबर बिल्कुल सही है। और यहाँ बोला गया है कि भारत में जो है बौद्ध धर्म को मानने वालों की सबसे अधिक आबादी महाराष्ट्र राज्य में निवास करती है, जो मुख्य रूप से नवयान आंदोलन से प्रेरित हैं। अगला प्रश्न आगे है, 1887 में बना उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, जिसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है? तो यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। और यहाँ बोला गया है कि 1887 में बना इलाहाबाद विश्वविद्यालय यूपी का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। और इसे जो है विलियम म्यूर ने बनवाया था। किसने? तो विलियम मयूर ने बनवाया था। और इसे पूर्व का ऑक्सफोर्ड भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आगे, रॉलेट एक्ट किसके शासनकाल में पारित हुआ था? तो रॉलेट एक्ट जो है किसके शासनकाल में पारित हुआ था, ये आपसे पूछा है। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वह हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में जो है रॉलेट एक्ट को पारित किया गया था। और यहाँ बोला गया है कि रॉलेट एक्ट क्या है, तो बिना मुकदमे के गिरफ्तारी वाला कानून यानी कि काला कानून भी इसे कहते हैं, जो कि 1919 में चेम्सफोर्ड के वायसराय काल में जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित किया गया था। अगला प्रश्न आगे है, 16 महाजनपदों में से चेदी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो चेदी महाजनपद की आपसे राजधानी पूछा है कहाँ थी, तो यहाँ कहाँ पे, तो सुक्तिमती यहाँ की राजधानी थी। ऑप्शन जो आपका होगा ए नंबर सही होगा। और यहाँ बोला गया है कि प्राचीन काल में जो है 16 महाजनपदों में शामिल चेदी, जो कि अभी वर्तमान में कहाँ है, तो बुंदेलखंड का ये क्षेत्र है, कि राजधानी कहाँ पे थी, तो सुक्तिमती यहाँ की राजधानी थी चेदी की। अगला प्रश्न आगे है, संविधान के समक्ष किसने उद्देशिका प्रस्ताव किया था? तो उद्देशिका प्रस्तावित किया था संविधान के समक्ष किसने, ये आपसे पूछा है। तो आपका जो उत्तर होगा जवाहरलाल नेहरू। आपका उत्तर सही हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने जो है संविधान के समक्ष जो है उद्देशिका को प्रस्तावित किया था। और यहाँ बोला गया है कि संविधान सभा के समक्ष जो है 13 दिसंबर 1946 को जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना बना। अगला प्रश्न आगे आपसे पूछा है कि 1857 की क्रांति जो 10 मई को जो है धन सिंह गुर्जर और कदम सिंह के नेतृत्व में कहाँ से शुरू किया गया था? देखिए क्या पूछा है कि 1857 की जो क्रांति है 10 मई को, वह धन सिंह गुर्जर और कदम सिंह के नेतृत्व में कहाँ से शुरू किया गया था, ये आपसे पूछा गया है। तो आपका उत्तर यहाँ हो जाएगा मेरठ। आपका उत्तर बिल्कुल यहाँ पे सही उत्तर है। अगर हम इसके बारे में बात कर लें तो यह ऐतिहासिक विद्रोह जो है 10 मई को क्रांति नगरी मेरठ से शुरू हुआ था, जिसका नेतृत्व धन सिंह गुर्जर और कदम सिंह ने किया था। अगला प्रश्न आगे है, किस गवर्नर जनरल ने खुद को जो है बंगाल का शेर कहा था? देखिए आपसे पूछा गया कि कौन सा गवर्नर जनरल जो है बंगाल का शेर खुद को कहा था, ये आपसे पूछा है।
यहाँ से जो आपका उत्तर होगा वह हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन सही कि लॉर्ड वेलेज़ली ने खुद को जो है बंगाल का शेर कहा था। अगर हम इसके बारे में बात कर लें तो गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेज़ली जो है इसका शासनकाल 1798 से 1805 आपको ये भी याद रखना है ने जो है अपनी आक्रामक विस्तारवादी नीतियों और सहायक संधि के कारण जो है स्वयं को बंगाल का शेर कहा था। अगला प्रश्न आगे है गोमती नदी का उद्गम उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है? तो यहाँ पे आपसे पूछा है गोमती नदी का जो उद्गम है वह उत्तर प्रदेश के किस जिले से होता है? तो आपका जो उत्तर होगा वो यह पीलीभीत आपका उत्तर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। और आप याद रखेंगे कि गोमती नदी जो है गोमती नदी मैदानों से निकलती है और इसका जो है उद्गम पीलीभीत जिले के फुलहर झील आपको याद रखना है कि गोमती नदी कौन से झील से निकलती है तो फुलहर झील से इसका उद्गम होता है और लखनऊ एवं जौनपुर के किनारे ये यानी कि लखनऊ और जौनपुर शहर जो है गोमती नदी के किनारे ही बसा हुआ है। अगला प्रश्न आगे है जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने? देखिए आपसे क्या पूछा है कि जवाहरलाल नेहरू जो है वह कांग्रेस के अध्यक्ष कितने बार बने? तो आपको याद रखना है कि यह जो है 3 बार बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष। अगर हम इसके बारे में बात कर लें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है आज़ादी से पूर्व मुख्य रूप से 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। एक बने थे 1929 लाहौर अधिवेशन में, फिर 1936 लखनऊ अधिवेशन में और 1937 फैजपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला प्रश्न आगे है कर्मा किस जनजाति का फसल लोक नृत्य है जो मिर्जापुर और सोनभद्र में किया जाता है? तो आपसे कर्मा के बारे में पूछा गया तो आपका जो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वह हो जाएगा खरवार। तो किस जनजाति का ये लोक नृत्य है तो खरवार जनजाति का लोक नृत्य है कर्मा। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो यह जो है यह खरवार जनजाति का एक प्रमुख फसल लोक नृत्य है। इसे जो है मुख्य रूप से मिर्जापुर और सोनभद्र जिले में खरीफ फसल के समय किया जाता है। अगला प्रश्न आगे है भारत छोड़ो आंदोलन किस वायसराय के शासनकाल में शुरू हुआ था? देखिए आपसे पूछा है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वायसराय के काल में हुआ था तो आपका जो उत्तर यहाँ पे हो जाएगा वह लॉर्ड लिनलिथगो आपका उत्तर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ बोला गया कि अगस्त 1942 का यह ऐतिहासिक आंदोलन लॉर्ड लिनलिथगो के वायसराय काल में जो है गांधी जी के करो या मरो नारे के साथ में शुरू हुआ था। आपको याद रखना है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था तो गांधी जी ने ही दिया था। और कब दिया था तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय पर दिया था। अगला प्रश्न आगे है बिजनौर धामपुर में रामगंगा नदी पर बना उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो इस बांध के बारे में आपसे पूछा गया तो आपका जो उत्तर होगा वह होगा रामगंगा बांध। आपका उत्तर यहाँ पे सही है होगा। और ये जो रामगंगा बांध है वह जो है बिजनौर धामपुर में जो है रामगंगा नदी के ऊपर बना हुआ है और ये उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। और यहाँ बोला गया कि बिजनौर के धामपुर में रामगंगा नदी पर बना रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है और इसे जो है कालागढ़ बांध भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आगे है बेसिन की संधि किस वर्ष हुई थी? तो आपसे देखिए पूछा गया बेसिन की संधि जो है किस वर्ष हुई थी? यह जो है 1802 ईस्वी में हुआ था बेसिन की संधि। आपका जो उत्तर होगा यहाँ पे डी नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ बोला गया है कि मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच में आपको याद रखना कि बेसिन की संधि किसके बीच में हुआ था तो मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेज के बीच में हुआ था। और कब हुआ था 1802 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ पे तो बेसिन की सहायक संधि हुई थी जिसने जिसने मराठों की स्वतंत्रता छीन ली थी। अगला प्रश्न आगे है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो भारतीय दलहन अनुसंधान जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ पे है तो कानपुर में स्थित है। आपका जो उत्तर यहाँ पे होगा डी नंबर सही हो जाएगा। और यहाँ बोला गया है कि भारत का केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है। और यहाँ जो है चीनी अनुसंधान संस्थान भी मौजूद है। आपको याद रखना है कि भारत का चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है तो ये कानपुर में ही है। अगला प्रश्न आगे कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किसने की? तो कश्मीर में जो है हिंदू राज्य की स्थापना के बारे में आपसे पूछा गया किसने की है तो आपका उत्तर होगा यहाँ पे ये जो सुहादेव है इसने जो है कश्मीर में हिंदू राज्य की स्थापना सर्वप्रथम किया था। और यहाँ पे बोला गया कि कश्मीर में प्रथम स्वतंत्र
हिंदू राज्य की स्थापना जो है 1301 ईस्वी में सुहादेव नामक शासक के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न आगे है 1989 में उत्तर प्रदेश की दूसरी राजकीय भाषा के रूप में किसे अपनाया गया? तो उत्तर प्रदेश की जो है दूसरी राजकीय भाषा 1989 में अपनाया गया था और जो यहाँ पे बोला गया है कि वह कौन-सी भाषा ये आपको बताना है, तो आपका उत्तर यहाँ पे उर्दू सही हो जाएगा। अगर हम बात कर लेंगे तो 1947 में हिंदी को अपनाने के बाद जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने 1989 में उर्दू को राज्य की दूसरी राजकीय भाषा का दर्जा दिया था। अगला प्रश्न आगे है देश का पहला लौह इस्पात कारखाना यानी कि कुल्टी जो कि पश्चिम बंगाल में है किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो यह जो है 1874 ईस्वी को स्थापित किया गया था कुल्टी में लौह इस्पात कारखाना भारत का। अगर हम बात कर लेंगे तो भारत में जो है आधुनिक लोहे का पहला कारखाना बंगाल आयरन वर्क्स के नाम से जो है 1874 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न आगे आपसे पूछा है कि 2023 में उत्तर प्रदेश का राजकीय जलीय जीव किसे घोषित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश का जो है राजकीय जलीय जीव कौन सा है आपसे ये पूछा गया है, तो आपका जो उत्तर होगा यहाँ पे गंगा डॉल्फिन जो है आपका उत्तर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। और यहाँ बोला गया है कि 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा नदी में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन को अपना जो है राजकीय जलीय जीव घोषित किया है। अगला प्रश्न आगे है बाबर का वास्तविक नाम क्या था? तो बाबर का जो वास्तविक नाम आपसे पूछा गया वह हो जाएगा जहीरुद्दीन जो है यह बाबर का वास्तविक नाम था और यहाँ बोला गया है मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर। आपको याद रखना है कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे और बाबर का जो है पूरा नाम या और वास्तविक नाम जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था। आप इसे भी याद रखेंगे। तो आप बताएं दोस्तों कि आप 40 में से कितने प्रश्न को सही कर पा रहे हैं? अगर आप 30 से ज़्यादा प्रश्न को सही कर पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। तो हम इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।